यानी कि बच्चा कैसा होता है कि जो भी रोलिंग मोशन होगी वो क्या होती है, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, यानी कि हर ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन अगर बोल दिया तो वो क्या होगी, रोलिंग मोशन होगी। बट ऐसा नहीं है, ट्रांसलेशन मोशन में तो बॉडी सीधा चलेगी, उस केस में हर पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, आगे की तरफ बस चलेगी, घूमेगी नहीं, वो क्या हो जाएगी, प्योर ट्रांसलेशन मोशन। प्योर रोटेशनल मोशन में एक ही जगह पे क्या कर रहे हो आप, उसको घुमा रहे हो। सेंटर ऑफ मास क्या है, रेस्ट में, एक ऐसा पॉइंट जो रेस्ट में, उसके चारों तरफ बाकी के पॉइंट क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। और प्योर रोलिंग मोशन या रोलिंग मोशन क्या हो जाएगी, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन का एक कम्बिनेशन है, जिसमें क्या होगा कि बॉडी घूमेगी भी और आगे की तरफ चलेगी भी। और वो एक ऐसा रेशियो होता है ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन का, जिसमें बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या रहता है, उसके इसमें रेस्ट में रहता है, तो उसी को बोलते हैं रोलिंग मोशन। कोई कहे कि ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, बॉडी घूम भी रही है और चल भी रही है, क्या वो रोलिंग मोशन है, तो आप कहोगे हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट में है तो वो प्योर रोलिंग मोशन होगी, अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट में नहीं है तो वो रोलिंग मोशन नहीं होगी, कोई और मोशन होगी, इसको रोलिंग मोशन नहीं बोल सकते हम। ठीक है, यानी कि पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन होगा किसका, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन का, उसी को बोलते हैं हम रोलिंग मोशन। फॉरवर्ड स्लीपिंग में क्या होगा कि आप उस केस में उसको चला ज़्यादा रहे और वो घूम कम रही है, आप इस केस में क्या करें, उसको चला ज़्यादा रहे और घूम क्या रही है, ये कम रही है, तो वो क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड स्लीपिंग। और बैकवर्ड स्लीपिंग में घुमा ज़्यादा रहे और चल क्या रही है, वो कम, तो वो क्या हो जाएगी, बैकवर्ड स्लीपिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये 5 टाइप मोशन, ट्रांसलेशन मोशन में बॉडी सीधा चलेगी बस ऐसे कि ये क्या होगी, मान लो ट्रांसलेशन मोशन, इसमें क्या होगी, सीधा ऐसे चलेगी। रोटेशन मोशन में ऐसे आप घुमा रहे हो एक ही जगह पे, तो ये बॉटम सेंटर ऑफ मास क्या रेस्ट में है और बाकी के सारे पॉइंट क्या हो रहे हैं, इसके चारों तरफ घूम रहे हैं, ये क्या हो जाएगी, रोटेशनल मोशन। और प्योर रोलिंग मोशन में क्या होगी, चलेगी भी और घूमेगी भी। और बॉटम मोस्ट पॉइंट जो होगा, जो सरफेस के टच में आएगा, वो क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा, वो क्या होगी, प्योर रोलिंग मोशन। यानी कि एक रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन की क्या है, कंबाइन मोशन है, जिसमें बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या रहता है, रेस्ट में रहता है, उसको बोलेंगे प्योर रोलिंग मोशन। और फॉरवर्ड स्लीपिंग में मान लो इस केस में फॉरवर्ड स्लीप में चला ज़्यादा रही और घूम क्या रही है, ये कम, तो ये क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड स्लीपिंग। आप घुमा ज़्यादा रहे हो, चल क्या रही है, वो कम, तो क्या हो जाएगी, बैकवर्ड स्लीपिंग। ठीक है, अब इस केस में 5 डायग्राम बनाई, 5 डायग्राम से समझ में आ जाएगी कौन सी क्या मोशन है। इसमें मान लो इसके सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो आपको दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या दे रखी है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस केस में इसके हर पॉइंट की सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी, हर पॉइंट की क्या होगी, वही वेलोसिटी। इस पॉइंट की भी आगे की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड, इसकी भी क्या होगी, आगे की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड। हर पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, इधर 10 मीटर पर सेकेंड। इस पॉइंट की वेलोसिटी भी क्या होगी, इधर होगी 10 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, इधर होगी 10 मीटर पर सेकेंड। बॉटम मोस्ट पॉइंट जो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इधर होगी 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि हर पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, सेम होगी। तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन मोशन, प्योर ट्रांसलेशन मोशन है ये, जिसमें हर पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, सेम होगी आगे की तरह, यानी कि सेंटर ऑफ मास की भी वेलोसिटी क्या होगी, वही होगी। तो इसको बोलते हैं प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। एक होते हैं प्योर रोटेशनल मोशन, जिसमें एक ये क्या होगी, एक ही जगह पे क्या हो रही होगी, घूम रही होगी। मान लो ये दीदी इसकी 10 रेडियन पर सेकेंड से घूम रही है, इसका रेडियस जो है वो क्या है, 2 मीटर। तो इस केस में हर पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो अलग अलग होगी। मैग्नीट्यूड वाइज सेम कह सकते हो, वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन चेंज तो उसकी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी भी हम चेंज मानेंगे। तो इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, इधर हो जाएगी 10 इंटू में 2 20। इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, ऊपर की तरफ 20। इस पॉइंट की क्या हो जाएगी, इधर हो जाएगी 20। इस पॉइंट की क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ क्या हो जाएगी, 20। यानी कि प्योर रोटेशनल मोशन में क्या होगा कि हर पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, अलग अलग होगी। यानी कि सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा, और बाकी के सारे पॉइंट उसके चारों तरफ क्या होंगे, सर्कुलर पाथ पे घूम रहे होंगे। तो इसमें सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट में है, बाकी के पॉइंट क्या हो रहे हैं, इसमें घूम रहे हैं। यानी कि हर पॉइंट की जो वेलोसिटी अलग अलग होगी, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी इसकी डायरेक्शन इधर है, इस पॉइंट की जो पॉइंट है इसकी वेलोसिटी इधर ऊपर की तरफ, इसकी इधर। तो ये क्या हो जाएगी, प्योर रोटेशनल मोशन।
हाँ, कि प्योर रोटेशनल मोशन होती क्या अगर पूछ लिया जाए तो उस पर आप कहोगे सेंटर ऑफ मास रेस्ट में रहेगा और बाकी के सारे पॉइंट उसके चारों तरफ घूमेंगे अराउंड में। यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सबका सेम होता है हर पॉइंट का, बट डायरेक्शन अलग, तो वेलोसिटी हर पॉइंट की क्या होती है, अलग अलग होती है। तो ये क्या हो जाएगी, प्योर रोटेशनल मोशन, एक ही जगह पे ऐसे घूम रही होगी बॉडी। हाँ, 2 मीटर इसकी रेडियस है। एक आती है इसमें प्योर रोलिंग मोशन या फिर रोलिंग मोशन। इसके इसमें क्या होगा कि इसमें इसके जो ट्रांसलेशन वाली वेलोसिटी वो दे दिया आपको 10 मीटर पर सेकंड, रेडियस आपको दे दिया 2 मीटर और एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है, घूम कितने से रही है, 5 रेडियन पर सेकंड से। अब इसके पास ये क्या है, कॉम्बिनेशन है किसकी, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन की, चल भी रही है और घूम भी रही है। तो इस केस में इस पॉइंट के पास भी 2 वेलोसिटी होंगी, इस पॉइंट के पास भी 2 वेलोसिटी, इस पॉइंट के पास भी 2 वेलोसिटी, हर एक पॉइंट के पास क्या होंगी, 2 वेलोसिटी होंगी। यहाँ पे इस पॉइंट के पास ट्रांसलेशन वाली इधर होगी 10 मीटर पर सेकंड और रोटेशन की वजह से क्या हो जाएगी, इधर हो जाएगी आर ओमेगा 10 × 2 10 5 × 2। इस पॉइंट के पास ट्रांसलेशन वाली इधर और एक घूमने की वजह से, रोटेशन की वजह से हो जाएगी ऊपर की तरफ कितनी, 10। यहाँ पे भी ट्रांसलेशन की वजह से इधर 10 और घूम रही है उसकी वजह से भी क्या हो जाएगी 10। इस पॉइंट की ट्रांसलेशन की वजह से 10 और घूम रही है उसकी वजह से, रोटेशन की वजह से कितनी हो जाएगी, यानी कि ओमेगा की वजह से 10। तो यानी कि हर पॉइंट के पास कितनी है, 2 वेलोसिटी। और बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या है, रेस्ट में नेट वेलोसिटी क्या है बॉटम मोस्ट पॉइंट की, 0 है, क्योंकि इधर भी 10 है और इधर भी 10 है। बॉटम मोस्ट पॉइंट की नेट वेलोसिटी क्या है, 10 है। यानी कि अब ये वाला पॉइंट कांटेक्ट में है, थोड़ी देर में ये पॉइंट कांटेक्ट में आएगा तो ये रेस्ट में हो जाएगा, थोड़ी देर में ये पॉइंट कांटेक्ट में आएगा तो ये रेस्ट में हो जाएगा। तो यानी कि जो पॉइंट कांटेक्ट में आते जाएगा उसकी नेट वेलोसिटी क्या हो रहेगी, 0। तो उसको बोलते हैं प्योर रोलिंग मोशन। अगर प्योर रोलिंग मोशन है उसमें ये चेक कर लो कि बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट में है या नहीं। अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट में है तो वो क्या है, प्योर रोलिंग मोशन है। इसमें इसके पास 2 वेलोसिटी है, एक ट्रांसलेशन की वजह से और एक रोटेशन की वजह से। तो एक ये चल भी रही है तो उसकी वजह से सीधा मूव भी कर रही है, घूमते मूव कर रही है। तो इसके पास कितने टाइप ऑफ वेलोसिटी हैं, यानी कि कॉम्बिनेशन है किसकी, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन मोशन। 2 टाइप की मोशन हो रही है, रोटेशन भी है और ट्रांसलेशन भी है। तो एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है जिसमें बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या रह रहा है, रेस्ट में। तो ये क्या है, प्योर रोलिंग मोशन। यानी कि एक स्पेशल टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन एंड बॉटम मोस्ट पॉइंट एट रेस्ट, जिसमें बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। जो पॉइंट कांटेक्ट में आएगा वही क्या होगा, रेस्ट में। यहाँ पे फ्रिक्शन की कोई बात नहीं होती, ठीक है। फ्रिक्शन रोलिंग मोशन की अगर बात कर रहे हो, फ्रिक्शन तब लगता है जब आप फोर्स लगाते हो। आप फोर्स लगाओगे तो फ्रिक्शन लगता है, ठीक है। यहाँ पे आप फोर्स नहीं लग रहा है तो उस केस में फ्रिक्शन भी नहीं लगेगा, ठीक। तो हमने वेलोसिटी दी है ना, घुमा के छोड़ दिया, वेलोसिटी भी दे दी, घुमा भी दी, तो हमने दी, उस केस में फ्रिक्शन तो लग ही नहीं रहा है। यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं लगता रोलिंग मोशन में, ध्यान रखना, क्योंकि जब तक आप फोर्स नहीं लगाओगे तो फ्रिक्शन क्यों लगेगा, ठीक है। ये सारा डिस्कशन, ये अगर फ्रिक्शन, अभी ये स्मूथ सरफेस की बात हो रही है, अगर रफनेस अगर दे दी तो फ्रिक्शन लगेगा। अभी किसकी बात हो रही है, स्मूथ सरफेस की बात हो रही है, ठीक है। स्मूथ सरफेस है तो यहाँ पे फ्रिक्शन की बात हम नहीं करेंगे। अगर फ्रिक्शन उस केस में स्मूथ सरफेस नहीं होगा तो फ्रिक्शन रोकने की कोशिश करें तो फ्रिक्शन लगता है फिर, ठीक है। और अगर रोलिंग मोशन होती है तो उस केस में फ्रिक्शन फिर लगता ही नहीं है। फिर फ्रिक्शन कहानी पढ़ेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन तब पढ़ेंगे वहाँ पे। यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं लगता क्योंकि हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, स्मूथ सरफेस है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड है, घूम रही है ये 2 रेडियन पर सेकंड से। इसकी रेडियस दे दिया आपको 4 मीटर। रेडियस कितना दे दिया, 4 मीटर। तो इस केस में इस पॉइंट के पास जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, इस पॉइंट के पास 2 वेलोसिटी होंगे, एक आगे की तरफ ट्रांसलेशन की वजह से 10 मीटर पर सेकंड और एक क्या हो जाएगी, घूम रही है तो उसकी वजह से 8। 2 होगी इसके पास वेलोसिटी। इस पॉइंट के पास भी क्या होगी, ट्रांसलेशन की वजह से आगे की तरफ और रोटेशन की वजह से क्या हो जाएगी, 2 × 4 8।
इस पॉइंट के पास ट्रांसलेशन की वजह से इधर और रोटेशन की वजह से ऊपर आ जाएगी, ऐसे घूम रही है तो उस केस में ऐसे चलेगी वेलोसिटी। और इस पॉइंट के पास भी एक ट्रांसलेशन की वजह से और एक रोटेशन की वजह से। अब इस केस में बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या है, रेस्ट में नहीं है, बॉटम मोस्ट पॉइंट की नेट वेलोसिटी क्या है, आगे की तरफ 2 है। तो इस केस में ये क्या हो रही है, चल ज़्यादा रही है और घूम कम रही है, चल क्या रही है ज़्यादा और घूम क्या रही है इसमें कम। तो ये भी क्या है, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन का एक कम्बिनेशन है, बट ये रोलिंग मोशन नहीं है क्योंकि इसमें बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट में नहीं है। तो इसके पास नेट वेलोसिटी आगे की तरफ है, तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड स्लिपिंग। क्या बोलते हैं इसको, फॉरवर्ड स्लिपिंग। अगर यहाँ पे रफनेस होती तो फ्रिक्शन क्या लग जाता, पीछे की तरफ, बैकवर्ड फ्रिक्शन। ये बोलते कि रफनेस होती तो फ्रिक्शन किधर लगता, तो फॉरवर्ड स्लिपिंग होती है, बैकवर्ड फ्रिक्शन, ताकि रोलिंग मोशन हो। तो ये क्या हो जाएगी इस केस में, फॉरवर्ड स्लिपिंग बोलते हैं इसको। ये अगर v की वैल्यू ज़्यादा हो किसी आर ओमेगा से तो क्या होगी, फॉरवर्ड स्लिपिंग होती है। क्या हो जाएगी इसमें, फॉरवर्ड स्लिपिंग। इसमें क्या होगा कि जिसके बॉटम मोस्ट पॉइंट के बाद आगे की तरफ 10 वेलोसिटी, इधर कितनी हो जाएगी 20। इस पॉइंट के पास इधर वेलोसिटी 10, इधर कितनी हो जाएगी 20। इस पॉइंट के पास इधर 10 और 20, 10 और ऊपर की तरफ क्या हो जाएगी 20। अब बॉटम मोस्ट पॉइंट के पास नेट वेलोसिटी क्या है, पीछे की तरफ है, तो यानी कि नेट 10 नीचे पीछे की तरफ, तो इसमें क्या होगी, बैकवर्ड स्लिपिंग। और फ्रिक्शन अगर रफनेस होती तो फॉरवर्ड फ्रिक्शन लग जाता, तो इसमें क्या है, बैकवर्ड स्लिपिंग। यानी कि घूमेगा ज़्यादा और चलेगा कम। तो ये 5 टाइप मोशन अगर समझ में आ गई कि पांचों में क्या फ़र्क है। रोलिंग मोशन है क्या, जिसमें बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट में होगा, कम्बिनेशन होगी ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन की, तो इसमें बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या रहता है, रेस्ट में, और उस केस में बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी 0 होगी, नेट 0 होगी, और वो क्या होगी, चलेगी की और घूमेगी भी। अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट में नेट वेलोसिटी आगे की तरफ तो फॉरवर्ड स्लिपिंग, और नेट वेलोसिटी पीछे की तरफ तो बैकवर्ड स्लिपिंग। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट। अब देखो इस केस में सारे जो ये केसेस हैं प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप कर सकते हो। साइकिल खड़ी है, लॉक लगा दो और उसको चलाओ, तो उस केस में पीछे वाला टायर जो वो है वो घूमेगा नहीं, बस चलेगा, ऐसे घिसटता हुआ चलता है, तो वो क्या होगी, प्योर ट्रांसलेशन मोशन। आप साइकिल को पीछे से उठा लो और पीछे वाले टायर को क्या कर दो, घुमा दो। बच्चे करते हैं कि भाई साइकिल जो उस पर हैंडल पे खड़ी होती है, स्टैंड पे खड़ी कर दो, तो पीछे वाला टायर उठा होता है तो उसके पैडल घुमाओ, तो पीछे वाला टायर क्या होता है, घूमता है, तो वो क्या हो जाएगी, प्योर रोटेशनल मोशन। आप साइकिल चला रहे हो तो वो क्या होती है, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, इसमें वी भी प्योर रोलिंग मोशन में वी भी कॉन्स्टेंट रहता है और ओमेगा भी कॉन्स्टेंट रहता है, ना ओमेगा बढ़ता ना वी बढ़ता। तो इस केस में यह क्या होती है कि इसमें एक पर्टिकुलर मोशन बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या रहता है उसमें, रेस्ट में, तो वो क्या हो जाएगी, प्योर रोलिंग मोशन। और इस केस में फॉरवर्ड स्लिपिंग, आप उसमें क्या करोगे, उसको चलाओ ज़्यादा और पैडल कम करो, घुमाओ कम, तो वो क्या हो जाएगी उस केस में, फॉरवर्ड स्लिपिंग। और आप उसको घुमा ज़्यादा रहे हो, आगे की तरफ कम चल रही है, तो वो क्या हो जाएगी, बैकवर्ड स्लिपिंग। ठीक है, अब गाड़ी जो चलती हैं रोड्स पे वो क्या होती है, रोलिंग मोशन होती है, क्योंकि अगर आप प्योर रोलिंग मोशन नहीं होगी तो टायर और ज़्यादा जल्दी, मान लो स्पीड बहुत ज़्यादा है, आप ब्रेक लगा दो तो क्या होगी, एकदम से फ्रिक्शन लगेगा, तो वहाँ पे क्या होता है, टायर्स खराब होते हैं ऐसे। अगर गाड़ी क्या होती है, स्पीड एक टाइम पे कांस्टेंट चलती है, ना बढ़ाते हो आप। स्टार्टिंग में तो क्या होता है कि उस केस में आपको ज़्यादा रेस देनी पड़ती है, तो उस केस में चलती है एकदम से ज़्यादा चलती है, टायर उतने अच्छे से घूम नहीं पाते। फिर क्या होता है, धीरे धीरे स्पीड और वेलोसिटी आती है कम्बाइन, जिसमें बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या रहता है, उसमें रेस्ट में रहता है, तो प्योर रोलिंग होती है। जितने भी व्हीकल चलते हैं, अगर प्योर रोलिंग मोशन ना हो, औरों के इसके अलावा कोई भी मोशन होगी रोलिंग मोशन, तो उसमें बहुत जल्दी टायर्स वगैरह खराब होते हैं। अब साइकिल में क्या होता है कि साइकिल में ये क्वेश्चन आता है कि साइकिल्स के टायर्स पे फ्रिक्शन किधर लगता है अगर एयर ना हो। हम कभी भी साइकिल को नहीं चलाते, हम बस एक बार क्या करते हैं, उसको ओमेगा देते हैं, वेलोसिटी पैडल मार के बस ओमेगा, वो चलती अपने आप है। हम ये नहीं कि हम नहीं चलाते, बस हम उसको पैडल, अगर स्मूथ सरफेस होता कहीं पे ना एयर होती, और आप अगर घुमा के छोड़ दो, बस एक बार साइकिल को घुमा के छोड़ दो, अपने आप चलती रहती परमानेंट।
अगर एयर ना ही या फिर रास्ता चेंज ना हो, सीधा सीधा रास्ता हो, ना स्मूथ सरफेस हो और एयर भी ना हो, तो आपको बहुत कम टाइम में आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाओगे और आपकी ताकत भी नहीं लगेगी। बस एक बार घुमा के छोड़ दो, वो क्या हो जाएगी, चलती रहेगी परमानेंट। ठीक है, कभी भी जो ये साइकिलिंग वगैरह करते हैं, मतलब आपने देखा हुआ एथलीट होते हैं भी प्रैक्टिकल साइकिलिंग, तो वो हमेशा जो उनके टायर, साइकिल के टायर पतले पतले होते हैं बहुत ज़्यादा, और वो कपड़े भी ऐसे बनते हैं कि ताकि एयर रेजिस्टेंस फोर्स कम लगे, ताकि स्मूथली चल पाए। तो अगर क्योंकि अगर एयर रेजिस्टेंस फोर्स लगता है तो साइकिल को रोकने की कोशिश करेगा, तो जितना ज़्यादा मतलब उस केस में क्योंकि हवा बढ़ जाती है, कभी भी हम चलाते हैं तो कपड़े फूल जाते हैं क्योंकि हवा बढ़ जाती है, तो एयर रेजिस्टेंस फोर्स लगता है पीछे की तरफ। कभी भी मान लो कोई गिरता है तो ये नहीं कि आगे की तरफ जाके गिरता है, हमेशा पीछे गिरता है। अगर बाइक वजह से गिर गया कोई भी बंदा तो वो पीछे गिरता है, तो क्यों, क्योंकि उनकी वजह से एयर रेजिस्टेंस फोर्स लग रहा होता है पीछे की तरफ और बाइक आगे की तरफ जा रही होती है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में वहाँ पे भी वो क्या करते हैं, कपड़े भी ऐसे बनते हैं ताकि कम से कम एयर रेजिस्टेंस फोर्स लगे, और साइकिल के टायर्स भी क्या होते हैं, कम होते हैं ताकि उनको कम ताकत लगानी पड़े और साइकिल आगे तक जाए। तो इस केस में रियल लाइफ में ये क्वेश्चन है कि जो साइकिल के टायर हैं हम कैसे चलाते हैं, वहाँ पे फ्रिक्शन किधर लगता है। आप हमेशा क्या करते हैं कि हम पीछे वाले टायर को घुमाते हैं, बस हम आगे वाले टायर को, पीछे वाले टायर को अपने क्या कर दिया, घुमा दिया। यानी कि पीछे वाले टायर को हम क्या देते हैं, पहले ओमेगा, पीछे वाले टायर को क्या देते हैं, ओमेगा। और आप साइकिल के टायर से उठा लो और पीछे वाले टायर को घुमा दो और फिर छोड़ दो। जैसे ही वो उस सरफेस के कांटेक्ट में आएगी तो वो क्या होती है, आगे की तरफ जाती है। आपने ऐसे अगर घुमाते हो तो उस केस में ओमेगा आएगा, उसके इस तरीके से घूमेगी तो आर ओमेगा पीछे की तरफ, तो वो क्या होगी, जैसे ही कांटेक्ट में आएगी आगे की तरफ मूव करती है साइकिल। तो उस केस में पहले उसके पास ओमेगा आया पीछे वाले टायर, जैसे ही कांटेक्ट में आई तो आगे की तरफ क्यों गई, क्योंकि उसके ऊपर क्या लगा, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से क्या है उसमें, वेलोसिटी। आपने तो बस घुमाया था, फिर भी आगे की तरफ क्यों जाती है। आप साइकिल को ऐसे उठाओ और उसके टायर को घुमा दो, पीछे वाले टायर को, फिर छोड़ दो, आगे की तरफ जाती है। क्यों जाती है, क्योंकि आपने ओमेगा देके छोड़ दिया। जैसे ही सरफेस के कांटेक्ट में आती है, रफ सरफेस होता है, उसके ऊपर क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगता है आगे की तरफ, और उसकी वजह से क्या होती है, वेलोसिटी आती है। और आगे वाले टायर में पहले क्या आती है, वेलोसिटी। पहले वो चलना शुरू होता है और फिर घूमना शुरू होता है, तो पहले वेलोसिटी आती है और फ्रिक्शन, फिर फ्रिक्शन लगता है जिसकी वजह से घूमती है। तो पीछे वाले टायर पे आगे की तरफ फ्रिक्शन लगता है और आगे वाले टायर पे पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि साइकिल के टायर्स में फ्रिक्शन किधर लगता है, पीछे वाले टायर में पहले ओमेगा आता है। अगर आप आगे की तरफ चलाने की कोशिश कर रहे हो, अगर आगे जाना है आपको मतलब, तो उस केस में क्या होगा, पहले ओमेगा आता है पीछे वाले टायर में और फ्रिक्शन क्या लगता है, आगे की तरफ लगता है। और आगे वाले टायर में पहले वेलोसिटी आती है और फिर फ्रिक्शन की वजह से वो घूमना शुरू होता है और फ्रिक्शन क्या लगता है, पीछे की तरफ लगता है। कभी भी करके देख लेना, आप टायर को घुमा दो, आगे की तरफ जाएगा तो पहले ओमेगा आया जिसकी वजह से घूमा, सरफेस के कांटेक्ट में आता है, क्या लगा, उसके ऊपर फ्रिक्शन लगा आगे की तरफ, जिसकी वजह से क्या आई, वेलोसिटी। और वेलोसिटी की वजह से फिर वो चलना शुरू होती है। आगे वाले टायर में आपने घुमाया नहीं तो वैसे ही चल रही है, क्योंकि उसके ऊपर क्या लगा, पहले वेलोसिटी आ गई, फ्रिक्शन लगा होगा और फिर फ्रिक्शन की वजह से वो घूमना शुरू होता है। तो पीछे वाले टायर पे आगे की तरफ फ्रिक्शन लगता है, पहले ओमेगा आता है उसमें, और आगे वाले टायर में पहले वेलोसिटी आती है और फिर ओमेगा आता है, फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगता है, अगर पूछ ले तो। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन करके दिखा दो। फ्रिक्शन में ट्रांजिशनल और उसका रोटेशनल का मैग्नीट्यूड इक्वल होना जरूरी है। हाँ, प्योर, अगर इसके क्या कह रहे हो आप, इसमें रोलिंग मोशन में, प्योर रोलिंग मोशन में जितनी इसकी वजह से आ रही है ट्रांसलेशन की वजह से, उतनी ही किसकी वजह से आनी चाहिए, रोटेशन की वजह से। अभी आपने ओमेगा इधर दे दो, आप ओमेगा, अब तो क्या ये ऐसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज दे दो, आप इसमें क्या दे दो, एंटी क्लॉकवाइज दे दो, तो ये प्योर रोलिंग मोशन नहीं होगी। अब इस केस में अगर मान लो मैं इसी क्वेश्चन को सेम दे दूं वैल्यू, मैंने क्या दे दिया आपको, इसी क्वेश्चन में मान लो सेम वैल्यू दे दी, इसी क्वेश्चन में मान लो ये दे दिया आपको कि इसके पास वेलोसिटी, आगे की ट्रांसलेशन वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, रेडियस इसका आपने मैंने दे दिया 2 मीटर, और अब ऐसे दे दी मैंने 5 रेडियन पर सेकेंड। अब नहीं है ये प्योर रोलिंग मोशन, क्योंकि इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो इधर रोटेशन की वजह से भी आगे आगे 10 और इसकी वजह से भी क्या है इधर, तो इस केस में अब ये प्योर रोलिंग मोशन नहीं है, फॉरवर्ड स्लीपिंग है। ठीक है, बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट में रहना चाहिए। परफेक्ट स्मूथ तो पॉसिबल है ही नहीं,
मतलब परफेक्ट, ये आप कोशिश कर सकते हो कि बहुत ना के बराबर फ्रिक्शन लगे, तभी तो उस केस में फ्रिक्शन लगता ही लगता है, हर केस में लगता है। परफेक्ट स्मूथ तो क्वेश्चंस में तो दे ही सकता है, रियल लाइफ में नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। कभी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन सुना है, जितने हाइट तक आप बॉल छोड़ो उतने हाइट तक चली जाए, कभी नहीं होता। छोड़ दोगे तो उस केस में आपने ऐसे फेंक के मारते तो ऊपर तक भी जा सकती है, उस केस में छोड़ दो तो कभी भी ये नहीं होता कि जितनी हाइट से छोड़ो उतनी हाइट तक आ जाए, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नाम की चीज़ ही नहीं है। ई की वैल्यू 1 हो ही नहीं सकती, ऐसा सरफेस ही नहीं है कि ई की वैल्यू 1 हो। परफेक्टली तो दूसरे प्लेनेट पे तो वही मेरे को पता नहीं, बट जहाँ तक है पॉसिबल ही नहीं है परफेक्ट चीज़ बनाना। बाकी जगह तो ग्रेविटी नहीं है, मतलब सन पे वहाँ पे अर्थ मून पे जाकर देखोगे तो आप उड़ते ही रहोगे, वहाँ पे तो एक छलांग यहाँ पे तो दूसरा ऐसे उड़ उड़ के मारते हैं। हाँ, तो इस केस में तो ये क्या है, प्योर रोलिंग मोशन नहीं है। बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी 0 होना जरूरी है, वही प्योर रोलिंग मोशन होगी। यानी कि v इक्वल टू आर ओमेगा होना जरूरी है। कि अगर इस केस में ऐसा दे दिया इसके पास वेलोसिटी ट्रांसलेशन वेलोसिटी v है, ओमेगा की वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी है और r इसका रेडियस है। तो इस केस में अगर v इक्वल टू आर ओमेगा है, क्या है v इक्वल टू आर ओमेगा, जो ट्रांसलेशन वेलोसिटी है वो इक्वल है किसके, आर ओमेगा के, तो ही इस केस में क्या होगी, रोलिंग मोशन। तो इसमें क्या होगी, रोलिंग मोशन होगी। और अगर v ग्रेटर देन आर ओमेगा है तो फॉरवर्ड स्लीपिंग, और v लेस देन आर ओमेगा है तो क्या होगी, बैकवर्ड स्लीपिंग। ठीक है, ये होता है इसमें। अगर v इक्वल टू आर ओमेगा तो रोलिंग मोशन होगी, v लेस देन आर ओमेगा तो फॉरवर्ड स्लीपिंग, v अगर v ग्रेटर देन आर ओमेगा तो फॉरवर्ड स्लीपिंग, और v लेस देन आर ओमेगा तो बैकवर्ड स्लीपिंग। बस ये 3 बातें ध्यान रखनी है। अगर ऐसा इन तीनों में से कोई भी नजर आए तो आप डायरेक्ट लगा दोगे। ठीक है, अगर रफ सरफेस होगा तो फॉरवर्ड स्लीपिंग तो बैकवर्ड फ्रिक्शन लग जाएगा, और इसमें बैकवर्ड स्लीपिंग है तो फॉरवर्ड फ्रिक्शन लग जाता है। और इसमें ना फ्रिक्शन, नो फ्रिक्शन, नो स्लीपिंग। रोलिंग मोशन में ना फ्रिक्शन लगता कभी भी, ना स्लीपिंग होगी। इसमें स्मूथ बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या रहता है, रेस्ट में रहता है। फ्रिक्शन भी आगे रेगुलर बॉडीज के केस में फ्रिक्शन की कहानी अलग है। अब तक आपने जो फ्रिक्शन पढ़ा कि रोकने की कोशिश करता है, चलने नहीं देता, जितनी कोशिश की वो रोकता ही है, बट यहाँ पे रेगुलर बॉडीज अगर है, यानी कि डिस्क हो गया, रिंग हो गया, होलोस्फीयर, सॉलिड स्फीयर, इसके केस में फ्रिक्शन की कहानी अलग है। पर्सन मैन के केस में फ्रिक्शन की कहानी अलग है। ठीक है, ब्लॉक के केस में अलग है, रेगुलर बॉडीज के केस में अलग है, मैन के केस में अलग है। ठीक है, अब तक जो आपने पढ़ी वो ब्लॉक के केस में पढ़ी थी कि ब्लॉक के केस में तो फ्रिक्शन रोकना चाहता है। कहीं पे ब्लॉक आ जाए तो आप ये समझो कि वो उसको रोकने की कोशिश करेगा, जितनी उसकी कोशिश है, जितना वो मैक्सिमम लग सकता है उतने तक वो कॉम्पीट करेगा कि वो रोकने की कोशिश करेगा। बट रेगुलर बॉडीज के केस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, एक क्वेश्चन करके दिखा। इस ए पॉइंट की वेलोसिटी, बी पॉइंट की वेलोसिटी, सी पॉइंट और डी पॉइंट, इन सभी पॉइंट्स की नेट वेलोसिटी बता दो क्या होगी। चीज को लिख लो, इन प्योर ट्रांसलेशन मोशन ऑल पॉइंट हैव सेम वेलोसिटी इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, आप नोट करके भी लिख सकते हो कि सब में क्या डिफरेंस है। इन प्योर ट्रांसलेशनल मोशन ऑल पॉइंट्स हैव सेम वेलोसिटी इन सेम डायरेक्शन। इन प्योर ट्रांसलेशन मोशन ऑल पॉइंट्स हैव सेम वेलोसिटी।
In pure translation motion, all points have same velocity in same direction. But in pure rotational motion में क्या होगा? In pure rotational motion, one point is at rest and all other points revolve around it on circular path. In pure rotational motion, one point is at rest and all other points revolves around it in circular path. इसमें देखो, इस पॉइंट के पास जो वेलोसिटी होगी इधर ट्रांसलेशन की वजह से 20 और रोटेशन की वजह से कितनी हो जाएगी 20, तो नेट वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 20√2। नेट वेलोसिटी क्या होगी 20√2। इस पॉइंट के पास ट्रांसलेशन की वजह से 20, रोटेशन की वजह से इधर 20, तो नेट क्या हो जाएगी 0। इस पॉइंट के पास ट्रांसलेशन की वजह से 20, रोटेशन की वजह से ऊपर 20, नेट क्या हो जाएगी इधर हो जाएगी 20√2। और इसके पास ट्रांसलेशन की वजह से 20 और रोटेशन की वजह से 20, तो नेट कितनी हो जाएगी 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक क्वेश्चन और करता है इसमें। तब इसमें ए पॉइंट की वेलोसिटी, बी पॉइंट की, सी पॉइंट की, डी पॉइंट की और पी पॉइंट की, सभी पॉइंट्स की नेट वेलोसिटी बता दो क्या होगी, ए बी सी डी और पी। हो गया होगा। हो गया। इसमें देखो
इस पॉइंट के पास ट्रांसलेशन की वजह से इधर 8 मीटर पर सेकेंड और इधर रोटेशन की वजह से कितनी आ जाएगी 6। तो यहाँ पे नेट कितनी हो जाएगी, इधर 8 है इधर 2 है, 8 है, तो नेट कितनी हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड आगे की तरफ। और कौन सी मोशन है यहाँ पे, फॉरवर्ड स्लीपिंग। ठीक है, इस पॉइंट की अगर वेलोसिटी निकालोगे तो इधर कितनी हो जाएगी 8 और नीचे की तरफ कितनी हो जाएगी 6। ठीक है, 6 मीटर पर सेकेंड और 8 मीटर पर सेकेंड। तो नेट जो आएगी वो इधर आ जाएगी 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। तो 64 प्लस में 36 यानी कि अंडर रूट 110 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर ट्रांसलेशन की वजह से कितनी 8 और रोटेशन की वजह से ऊपर की तरफ कितनी आ जाएगी 6। तो यहाँ पे भी नेट वेलोसिटी इधर आ जाएगी 10। इस पॉइंट की अगर वेलोसिटी निकालोगे इधर 8 और 6 तो कितनी हो जाएगी नेट 14 मीटर पर सेकेंड। इस पॉइंट पे ट्रांसलेशन की वजह से इधर आ जाएगी 8 मीटर पर सेकेंड और रोटेशन की वजह से क्या होगी इधर होगी कितनी 6। हमेशा परपेंडिकुलर होती है किसके, रेडियल वेक्टर के। रेडियल वेक्टर ऐसे होगा आगे, तो इसके हमेशा क्या होती है परपेंडिकुलर होती है। जो ये होगी ये क्या होगी, ये एंगल कितना बनाएगी इसके साथ 90 डिग्री। कितना एंगल बनाती है 90 डिग्री, हमेशा ऐसे होगी। यहाँ पे भी देखा है तो एंगल कितना बन रहा है इसका, इसके साथ 90 डिग्री। यहाँ पे भी है तो एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। इधर भी आपने देखा तो ऊपर की तरफ एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे 90 डिग्री। तो ये एंगल कितना है 30 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि ये वाली लाइन और ये लाइन क्या है एक दूसरे के पैरेलल है। और ये क्या है ट्रांसफर हो गया तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। ये एंगल 30 तो ये भी कितना हो जाएगा 30। ये एंगल कितना हो जाएगा फिर 60 के 6 के क्या ले लो कंपोनेंट ले लो। इन दोनों के बीच एंगल कितना आ गया 60 डिग्री। तो इसमें फॉर्मूला लगा दो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8 इंटू 6 इंटू में कोस 60 डिग्री पूरे का अंडर रूट। तो 64 प्लस में 36 प्लस में 96 इंटू में कोस 60 डिग्री 1/2 यह आ जाएगा 48, यानी कि 100 प्लस में 48 अंडर रूट 148 आ जाएगा आपके पास आंसर। आगे समझ, एनी डाउट? हमेशा ही बस ये देखना कि रोटेशन की वजह से हमेशा एंगल जो बनता है रेडियस के साथ वो कितना बनता है 90 डिग्री बनता है। तो आप हर पॉइंट की वेलोसिटी निकाल सकते हो। ये देखो इस P पॉइंट की पूछिए, ट्रांसलेशन की वजह से तो इधर होगी आगे की तरफ 8। अब रोटेशन की वजह से ऐसे घूम रहा है तो इसकी ऐसे होगी इधर एंगल, ये वाला एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा। यहाँ पे भी अगर पूछ लिया जाता तो एंगल जो बनता वो क्या बनता 90 डिग्री बनता, किसके साथ रेडियस के साथ। तो इस केस में यहाँ पे ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। इसको आगे आगे फॉरवर्ड करो। अब ये वाली लाइन और ये दोनों लाइन जो हैं एक दूसरे के पैरेलल है या नहीं है, हैं? ये वाला एंगल क्या है, ये क्या हो गया इनके बीच का ट्रांसफर्स ऐसे है और ये एंगल कितना है 30 डिग्री। तो ये और ये क्या है एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पे ये एंगल 30 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 और ये एंगल 90 डिग्री है ही, पूरा 180 होगा। तो ये 90 ये 30 ये कितना हो जाएगा 60। तो इधर 6 मीटर पर सेकेंड ये 8 दोनों के बीच एंगल कितना है 60 डिग्री। तो फॉर्मूला आता है कि दो वेक्टर, वेलोसिटी क्या वेक्टर क्वांटिटी है, दो वेक्टर उनके बीच का एंगल अगर दे रखा है तो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करते हैं a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा पूरे का अंडर रूट। तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8 इंटू 6 cos 60 डिग्री। एनी डाउट? आगे समझ। ये था किसके बारे में, रोलिंग मोशन के बारे में, कि अगर आप रोलिंग मोशन पूछ लिया तो उस केस में बस क्या देखना है बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या रहना चाहिए, रेस्ट में रहना चाहिए।